हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तथा बीए इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो कोई भी स्टूडेंट एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा को सीखने में इंटरेस्टेड हैं, इनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन लिटरेरी टर्म्स आस्क्ड इन रीट 2017 लेवल 1 एंड लेवल 2। लिटरेरी टर्म्स जो अभी हमने पढ़े, जिनके नाम हमने अभी पढ़े, जिनमें शामिल हैं एलिजी, सोनेट, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पिछली रीट एग्ज़ाम 2017 के लेवल 1 और लेवल 2 में पूछे गए सवाल यहाँ पे मैंने इस वीडियो लेक्चर में शामिल किए हैं, ताकि हम समझ सकें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सोनेट यूजुअली आर इन। सोनेट किस फॉर्म में होती हैं? फ्री वर्स में, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर और वर्सो ट्रॉन्को। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु राइट्स प्ले इज। जो व्यक्ति प्ले लिखता है उसको हम प्ले राइट बोलते हैं, नाटककार। ऑप्शन ए करेक्ट है। कर्टल सोनेट इज। कर्टल सोनेट क्या है? 14 लाइन पोएम, 14 लाइन की पोएम है। 10 एंड हाफ लाइन पोएम, 10 और आधे लाइन की पोएम है। 13 लाइन पोएम, 13 लाइन की पोएम है। या 18 एंड हाफ लाइन पोएम, या 18 और आधे लाइन की पोएम है। तो आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, 10 एंड हाफ लाइन पोएम। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि कर्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था जी.एम. हॉपकिंस ने, और इस पोएम में 11 लाइन होती है, जिसमें जो 11वीं लाइन होती है उसको हम टेल बोलते हैं, क्योंकि ये आधी लाइन होती है, कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए इसके ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे, 10 एंड हाफ लाइन पोएम। फोर्थ क्वेश्चन, ए लेमेंट फॉर द डेड इज अ फीचर ऑफ। किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक व्यक्त करना किस प्रकार की कविता का उदाहरण है? ओड, एलिजी, सोनेट, ड्रामा। इसके लिए करेक्ट आंसर है एलिजी। जब कभी भी कोई मृत व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति पीड़ा या वेदना व्यक्त करता है तो उस तरह की कविता एलिजी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफिक लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम इज। कोई भी वैचारिक प्रोज कहानी जिसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं है, लंबाई फिक्स नहीं है कि कितनी बड़ी होगी कितनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन वो इतनी शॉर्ट है कि हम उसको एज ए वॉल्यूम पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इस पोएटिक जोनर को हम, इस ड्रामेटिक जोनर को या लिटरेरी जोनर को हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? ड्रामा, नॉवेल, नोवेलास, शॉर्ट स्टोरी। ड्रामा, नॉवेल, नोवेलास, इनको हम इंडिविजुअली पब्लिश कर सकते हैं, ये इतनी छोटी नहीं होती है। बट इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी वो लिटरेरी जॉनर है जो इतना छोटा होता है कि उसको अकेले को, एक छोटी कहानी को हम पब्लिश जनरली एक वॉल्यूम में नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट इज अ फीचर ऑफ। कॉन्फ्लिक्ट किसका फीचर है, किसका एक गुण है? पोएम का, स्टोरी का, ड्रामा का और नॉवल का। करेक्ट आंसर है ड्रामा। ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से स्टोरी आगे बढ़ती है। तो ये क्वेश्चंस थे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए। अब इनके आंसर्स इस तरीके से हमने क्यों लिखे, क्या कारण था, कैसे इनके आंसर्स देने हैं, तो ये सब सीखने के लिए हमें वीडियो में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिजी के बारे में। एलिजी के बारे में इसकी स्टोरी, इसकी आप डेफिनेशन देखिए। A formal and sustained lament in verse for the death of a particular person, usually ending in consolation. In other words, we can say
Elegy is a form of poetry in which poet or speaker expresses grief, sadness और loss। तो एलिजी वो कविता है जिस कविता में व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में शोक व्यक्त करता है, दुख प्रकट करता है, और उस दुख में उसकी एक पीड़ा छुपी हुई रहती है। तो जब कभी भी हम कोई ऐसी कविता देखें जिस कविता में स्पीकर या पोइट अपना दुख व्यक्त कर रहा है अपने किसी नियर डियर के मरने की वजह से, तो उस प्रकार की कविता को हम एलिजी बोलेंगे। इसकी फॉर्म और मीटर की बात करें तो 18th सेंचुरी से पहले ये एलिजी एक कपलेट में लिखी जाती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कपलेट क्या है। कपलेट जब भी दो पंक्तियों का कोई स्टेंजा होता है उसको हम कपलेट बोलते हैं। आप हिंदी में समझो दोहा, जैसे कबीरदास के दोहे, रहीमदास के दोहे। तो ये जो दो पंक्तियों के जो स्टेंजा होते हैं उनको हम दोहा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कपलेट। और जब चार पंक्तियाँ किसी कविता में किसी पद्य में होते हैं, चार चार पंक्तियों के पद्य होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वेट्रेन। तो यहाँ पे 18th सेंचुरी से पहले ये एलिजी एक कपलेट में लिखी जाती थी, मतलब दो दो पंक्तियों के दोहों में लिखी जाती थी। और वो जो दो पंक्तियाँ होती थी उसमें पहली पंक्ति डेक्टाइल हेक्सामीटर में होती थी और दूसरी पंक्ति जो होती थी वो डेक्टाइल पेंटामीटर में होती थी। मतलब पहली लाइन में 6 फीट होते थे, हेक्सामीटर में 6 फीट होते हैं, और दूसरी लाइन पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं। तो इस तरीके से ये दो दो लाइन का पद्य होते थे जिसको हम एलिजी कपलेट बोलते हैं। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद में इसके पैटर्न, इसके फॉर्म में एक चेंज आया, और चेंज था एलिजिक स्टेंजा। स्टेंजा में लिखी जाने लगी, मतलब 4-4 लाइन के पद्य में इस कविता को लिखा जाने लगा। और ये जो चारों लाइनें थी उसकी राइम स्कीम थी ए बी, मतलब पहली लाइन और तीसरी लाइन आपस में राइम करती थी और दूसरी लाइन और चौथी लाइन आपस में राइम करती थी। और इसका जो मीटर था वो है आयम्बिक पेंटामीटर। तो तब से ये आयम्बिक पेंटामीटर में और ये 4 लाइन स्टेंजा में लिखी जा रही है 18th सेंचुरी से। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? ए लाइन ऑफ वर्स विद 5 मीट्रिकल फीट। जब किसी कविता के किसी लाइन में 5 मीट्रिकल फीट होते हैं, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 लॉन्ग और स्ट्रेस्ड सिलेबल। उसमें जो दो दो फीट होते हैं और प्रत्येक फीट जो है उनमें से एक जो पहला फीट होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, उस पर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहता है, उसको हम शॉर्ट सिलेबल भी बोलते हैं। और उसके बाद आने वाला जो सिलेबल है वो लॉन्ग सिलेबल या स्ट्रेस्ड सिलेबल होता था। तो कहने का मतलब जब कभी भी हम देखें कि एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल, इन दोनों का पैटर्न अगर किसी लाइन में मिले हमको और उस लाइन में 5 फीट हो, तो हम उस लाइन को आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन कहेंगे। अब हम एलिजी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले बुक ऑफ डचेज, ये कविता, ये एक पूरी बुक है जो जोफ्री चौसर ने 1368 में लिखी थी। उसके बाद थॉमस ग्रे की सबसे जानी मानी एलिजी है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, 1757 में लिखी गई। टेनिसन की इन मेमोरियम, उसने अपने मित्र के मर जाने की वजह से ये कविता लिखी थी, उसकी आर्थर हलम की याद में उसने ये कविता लिखी, वो 1850 में पब्लिश हुई। और W.H. ओडन ने इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स एक एलिजी पोएम लिखी थी। इस तरीके से इस स्लाइड में हमने देखा कि एलिजी पोएम क्या है। एलिजी पोएम की विशेषता ये है कि ये किसी मरे हुए व्यक्ति को के दुख में गाई जाने वाली कविता है, और ये पहले शुरुआती दौर में एलिजी एक कपलेट्स में लिखी जाती थी, बाद में इसको एलिजी एक स्टेंजाज में लिखे जाने लगा। और इसका जो 4 लाइन स्टेंजा में जब हमने इसको लिखना शुरू किया तो इसमें जो मीटर यूज़ किया गया वो आयम्बिक पेंटामीटर था। तो ये चीज़ें इस पोएम से रिलेटेड हैं, ये सब आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम से पूछी जा सकती है। और इसके एग्जाम्पल्स को जब हमने देखा, हमने पाया कि बुक ऑफ डचेज, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम और इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, ये जानी मानी एलिजी कविताएं हैं। अब इसके सब टाइप की बात करें तो एक दूसरी टाइप की जो एलिजी का जो दूसरा टाइप है वो है पेस्टोरल एलिजी। ये इसका सब टाइप है, एलिजी है बट हम इसका सब टाइप बोल सकते हैं। पेस्टोरल एलिजी क्या है ये हम यहाँ देखेंगे।
Pastoral elegy is an important subtype of elegy which represents both the poet and the one he mourns, who is usually also a poet. As shepherds, the Latin word for shepherd is pastor. So this poetic form was originated by Sicilian Greek poet Theocritus. अब आप देखें इसमें क्या होता है कि जो कवि होता है वो किसी गडरिये के रूप में, किसी शेफर्ड के रूप में होता है और वो अपने मित्र के मर जाने का दुख व्यक्त करता है और उस दुख में उस कविता को, पूरी कविता को लिखता है या गाता है। तो ऐसी कविता जब कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि उसमें दिखाई गई हो और उसमें कोई गडरिया, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त करता हो, तो ऐसी उस कविता को हम पेस्टोरल एलिजी कहेंगे। इसके उदाहरण हैं स्पेंसर की एस्ट्रोफल, मिल्टन की लिसिडस और शैली की एडोनाइस। तो ये जो कविताएं हैं ये पेस्टोरल एलिजी के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब एलिजी से मिलती जुलती एक दूसरी पोइटिक जॉनर और है जिसका नाम है डर्ज। इसमें ये थोड़ा सा एलिजी से डिफरेंट है। जब एलिजी की बात चल रही है तो इसके बारे में भी जान लेना ठीक रहेगा, उचित रहेगा। द डर्ज इज ऑल्सो a versified expression of grief on the occasion of a particular person's death, but differs from elegy in that it is short, is less formal, and is usually represented as a text to be sung. डर्ज भी वही एक कविता है जिसमें किसी मरे हुए व्यक्ति के दुख में एक कविता गाई जाती है, लेकिन एलिजी की तुलना में ये छोटी होती है, कम औपचारिक है और इसमें किसी टेक्स्ट को लिख करके फिर उसको पढ़ा जाता है, गाया जाता है। तो ये एलिजी की जैसी ही है बट एलिजी नहीं है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा फुल फैथम्स 5 थाई फादर लाइज और विलियम कॉलिंस की ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स सिम्बलिन। तो इस तरीके से पोएम डर्ज ये एलिजी से डिफर होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है, लेकिन उसकी जैसी ही होती है। और एलिजी की बात करें तो प्योर एलिजी के साथ साथ में उसका एक सब टाइप और हमने देखा पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी में जो मरने वाला है उसका दुख प्रकट करने के लिए कवि किसी गडरिये के रूप में होता है और वो भेड़ बकरी चराते हुए विभिन्न देवी देवताओं को याद करता है और अपने दोस्त के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और उसके अपने दुख को व्यक्त करता है। उसकी मृत्यु के बाद वो कैसा महसूस कर रहा है उस तरह की बातें वो उसमें करता है। तो इस तरह की जो पोइट्री होती है उसको हम पेस्टोरल एलिजी बोलते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप एलिजी और पेस्टोरल एलिजी को ठीक से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सोनेट की तरफ। अंग्रेजी साहित्य में ये सोनेट एक ऐसी कविता है जो बहुत पॉपुलर है, जानी मानी कविता का प्रकार है। सोनेट 14 लाइन्स की होती है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सोनेट अ लिरिक पोएम, ये एक लिरिक पोएम होती है कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई रहती है। 14 पंक्तियों की होती है, 14 लाइन्स में है, आयम्बिक पेंटामीटर में है और राइम स्कीम जो है इसकी फिक्स रहती है, इंट्रिकेटेड है, फिक्स्ड है। तो ऐसे जब किसी कविता को हम देखते हैं तो हम 14 लाइन की उस कविता को सोनेट नाम देते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ राइम इन सोनेट्स। अब सोनेट के टाइप की बात करें तो 2 मेजर टाइप, इसके सब टाइप हम देखने को मिलते हैं हमको। पहला है द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, इसका तीसरा नाम मिल्टोनिक सोनेट भी है। इटली में इसका आविर्भाव हुआ था, इटली में इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको इटालियन सोनेट मानते हैं। और सबसे पहला जो राइटर सोनेट लिखना शुरू किया था वो पेट्रार्क था, या फिर पेट्रार्क के द्वारा लिखी गई सोनेट सबसे पहले फेमस हुई थी लोगों के बीच में, इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। और अंग्रेजी की दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में इस प्रकार की कविता को मिल्टन ने फेमस किया, इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं। अब इसकी क्या खास बात है हम देखते हैं। नेम्ड आफ्टर द 14th सेंचुरी इटालियन पोइट पेट्रार्क, जैसा मैंने बताया कि पेट्रार्क इटली का पोइट था, उसके नाम पे इसका नाम पेट्रार्कन सोनेट है। फॉल्स इनटू 2 मेन पार्ट्स, इसके 2 पार्ट है, 2 पार्ट है इसके। पहला पार्ट है ऑक्टेव, शुरू की 8 पंक्तियाँ होती है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी। ये शुरू की 8 लाइन की राइम स्कीम है। तो ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी
ए बी बी ए, ये 8 लाइन है शुरू की, इसको ऑक्टेव बोलते हैं। इसके बाद की जो 6 लाइन आती है उसको सेस्टेट नाम दिया गया है, सेस्टेट, 6 लाइन के उस ग्रुप को सेस्टेट बोलते हैं। और इसकी जो राइम स्कीम है वो सी डी ई होगी, या फिर कुछ जगह पे इसको हम इसकी राइम स्कीम को चेंज भी देखते हैं सेस्टेट में, कुछ लोगों ने इसको सी डी सी फॉर्म में भी लिखा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इटालियन सोनेट है उसकी जो 14 लाइन्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। शुरू की 8 लाइन को हम ऑक्टेव बोलते हैं, और वो ऑक्टेव की राइम स्कीम ए बी बी ए होगी। उसके बाद की 6 लाइन्स हैं उनको हम सेस्टेट बोलते हैं, जिसकी राइम स्कीम सी डी ई या फिर सी डी सी राइम स्कीम होगी। दूसरे प्रकार की जो सोनेट है वो है इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। तो उसके बारे में हम देखते हैं। द अर्ल ऑफ सरे एंड अदर इंग्लिश experimenters in the 16th century also developed a stanza form called the English sonnet or the Shakespearean sonnet. This sonnet falls into 3 quatrains and a concluding couplet. Rhyme scheme is A B C D E F G G। तो दूसरे प्रकार की जो कविता है उसका नाम है इंग्लिश सोनेट। दूसरे प्रकार की सोनेट का नाम है इंग्लिश सोनेट, या फिर इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। इसमें ये 3 क्वेट्रेंस में और 1 कपलेट में डिवाइडेड है। एक क्वेट्रेन में 4 लाइन होती है, तो 3 क्वेट्रेन में 12 लाइन वो हो गई, और लास्ट की 2 लाइन जो है वो एक कपलेट फॉर्म में लिखी रहती है। और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ और जी जी। ये इंग्लिश में लिखी जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रकार की सोनेट है, सबसे ज़्यादा फेमस यही इंग्लिश की सोनेट है। इसको हम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो हमने इस स्लाइड में देखा कि सोनेट जो है 14 लाइन की एक कविता है, जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं, और इसकी राइम स्कीम फिक्स होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक इटालियन पेट्रार्कन या मिल्टोनिक सोनेट के नाम से जानी जाती है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। शुरू की 8 लाइन को हम ऑक्टेव बोलते हैं, बाद की 6 लाइन को हम सेस्टेट बोलते हैं। दूसरे प्रकार की जो सोनेट है उसको हम इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश सोनेट के 3 क्वेट्रेंस होते हैं 4-4 लाइन के, और लास्ट की 2 लाइन है वो एक कपलेट होता है। इस तरीके से इंग्लिश सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट को हमने इस स्लाइड में पढ़ा। अब हम सोनेट को और अच्छे से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट को डिटेल में हम जानते हैं, क्या है ये क्या नहीं है। इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट और द मिल्टोनिक सोनेट, इसके 3 नाम हैं। तीनों में से कोई भी नाम होगा तो हम समझेंगे कि इसी प्रकार की सोनेट की बात हो रही है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल इटालियन सोनेट ऑफ द टाइम इंक्लूडेड 2 parts that together formed a compact form of argument. First, the octave forms the proposition which describes a problem or question, followed by a sestet which proposes a resolution. अब आप इसको ऐसे समझो कि जो पेट्रार्कन सोनेट है या जो इटालियन सोनेट है, नाम चाहे आप इटालियन बोल दो, पेट्रार्कन बोल दो या मिल्टोनिक बोल दो, कोई भी नाम बोल दो, ये जो सोनेट है ये 2 पार्ट्स में होती है। पहला पार्ट है उसका नाम है ऑक्टेव। उस ऑक्टेव में क्या होता है कि पोएट एक प्रॉब्लम बताता है हमको, एक सिचुएशन बताता है जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, कोई क्वेश्चन होता है जिसको लेकर के वो परेशान रहता है। और दूसरा जो इसका पार्ट है सेस्टेट, उस सेस्टेट में ऊपर बताएगी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पोएट हमको बताता है। तो इस तरीके से ये एक आर्गुमेंट होता है, कॉम्पैक्ट और आर्गुमेंट होता है, जिसके फर्स्ट पार्ट में एक प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाती है और सेकंड पार्ट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। तो इस प्रकार की जो पोएम होती है वो इटालियन सोनेट में इस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिलती है। अब यहाँ पे जो खास बात आप ध्यान रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टिपिकली द 9th लाइन इनिशिएट्स व्हाट इज कॉल्ड द टर्न और वोल्टा विच सिग्नल्स द मूव फ्रॉम प्रोपोजिशन टू रिजोल्यूशन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनेट में जो लाइन होती है जो हमें पोएट के मूड को चेंज होने का इशारा करती है, ये सिचुएशन को चेंज होने का इशारा करती है, रिजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं,
तो उस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये 9th लाइन होती है, इसको हम वोल्टा बोलते हैं, वोल्टा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि वोल्टा मतलब एक टर्न है, एक चेंज है मूड में, पोएट के मूड में एक चेंज है, एक टर्न है, उसको हम वोल्टा बोलते हैं। और ये 9th लाइन हमें इंडिकेट करती है। तो जो 9th लाइन में जो इंडिकेशन है मूड के चेंज का, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में वोल्टा नाम से बोलेंगे। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वोल्टा क्या है, या वोल्टा किस प्रकार के पोएम में होता है, या फिर कभी वोल्टा के बारे में पूछ लेते हैं कि सोनेट में ऐसा देखते हैं कि पोएट के मूड में चेंज होता है, तो उस चेंज के लिए कौन सा टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है। तो कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, इसकी राइम स्कीम जो है वो है ए बी बी ए, ये ऑक्टेव की राइम स्कीम है। और सेस्टेट में 2 पैटर्न है, सी डी ई या फिर सी डी सी। तो पेट्रार्क ने जो है ए बी बी ए पैटर्न को फॉलो किया ऑक्टेव में, और सेस्टेट में किया सी डी ई को, और बाद में कुछ लोगों ने इसको सी डी सी पैटर्न में भी सेस्टेट को लिखा। तो इस तरीके से ये एक मिल्टोनिक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, जिसके बारे में आपने ठीक से समझ लिया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ मिल्टोनिक सोनेट को, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। इसके बारे में मेन बातें बता देता हूँ कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट 8 लाइन का होता है, उसको ऑक्टेव बोलते हैं। उसमें पोएट एक प्रॉब्लम बताता है हमको कि कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो 6 लाइन का है, उसको हम सेस्टेट नाम से बुलाते हैं। उसमें ऊपर के पार्ट में दी गई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पोएट प्रेजेंट करता है। और जो 8 लाइन के बाद जो 9वीं लाइन होती है, जिसमें पोएट के मूड में चेंज देखा जाता है, उस 9th लाइन को हम वोल्टा बोलते हैं। जहाँ तक राइम स्कीम की बात है, तो राइम स्कीम इसमें 2 पैटर्न इसमें फॉलो किए जाते हैं। ऑक्टेव की राइम स्कीम सभी एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ए बी बी ए, ये ऑक्टेव की राइम स्कीम है। और जो लास्ट की 6 लाइन्स है उसमें 2 पैटर्न है। पहला पैटर्न है सी डी ई, और दूसरा पैटर्न है सी डी सी। और जहाँ तक इसके मीटर की बात है, तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसको लेकर के कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ना रहे। अब हम दूसरे प्रकार की जो पोएम है दूसरे प्रकार की जो सोनेट है, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, उसको भी डिटेल से देखते हैं। इंग्लिश सोनेट और द शेक्सपियरियन सोनेट। व्हेन इंग्लिश सोनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस विट, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो जो सबसे पहले इंग्लिश सोनेट जो जिसने इंट्रोड्यूस की थी उसका नाम था थॉमस विट। 1503 में उसका जन्म हुआ और 1542 में उसकी डेथ हुई। तो इन द अर्ली 16th century, his sonnets and those of his contemporary, the Earl of Surrey, were chiefly translations from the Italian Petrarch and the French of Ronsard and others. शुरू में इन्होंने जो सोनेट लिखी वो इटली में लिखी जाने वाली सोनेट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो ओरिजिनल नहीं थी, इटली में लिखी गई इटालियन जो सोनेट थी उन्हीं को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, थॉमस विट और सरे ने। While the Wit introduced the sonnet into English, it was Surrey who developed the rhyme scheme A B, C D, E F और G। ये बहुत ही काम की चीज़ है, एग्जाम में अक्सर पूछ सकते हैं कि इंग्लिश सोनेट किसने इंट्रोड्यूस की। तो इंग्लिश सोनेट जो है ये थॉमस विट के दोस्त जो मित्र हैं अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया, और विट ने इंट्रोड्यूस किया और सरे ने इसकी राइम स्कीम फिक्स की। तो थॉमस विट जो है सबसे पहले इंग्लिश सोनेट इंग्लैंड में लेके आए और इंग्लैंड में सोनेट लिखना शुरू किया थॉमस विट ने। और उसकी राइम स्कीम को फिक्स करने वाले, इंग्लिश राइम स्कीम जो कि इंग्लिश पैटर्न में फॉलो की जाती है, उसको फिक्स करने वाले थे अर्ल ऑफ सरे। तो सरे ने इसकी राइम स्कीम फिक्स की, और वो राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये जो राइम स्कीम है वो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है, और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सरे ने। इस राइम स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले सरे ने। और जहाँ तक इंग्लिश सोनेट को इंट्रोडक्शन की बात है तो थॉमस विट ये लेके आए थे इटली से इंग्लैंड में। अब इंग्लिश सोनेट की जो बात है, जब हम बात करते हैं जो इसकी जो 14 लाइन्स हैं,
उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि तीन क्वेट्रेंस में डिवाइडेड रहती है और एक कपलेट रहता है। तो 3 स्टेंजा है 4-4 लाइन की, तो 12 लाइन हो गई, और लास्ट के 2 लाइन कपलेट होता है। तो थर्ड क्वेट्रेन जनरली इंट्रोड्यूसेज एन अनएक्सपेक्टेड शार्प थीमेटिक और इमेजिस्टिक टर्न द वोल्टा। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि जो थर्ड स्टेंजा आता है तो वही 9th लाइन, तो 9th लाइन है उसमें हम एक चेंज देखते हैं, एक टर्न देखते हैं पोइट के मूड में, या जो टॉपिक है उसमें चेंज देखते हैं। तो वो चेंज जो हम देखते हैं उसको हम नाम देते हैं वोल्टा। इन शेक्सपियरियन सोनेट्स हाउएवर द वोल्टा यूजुअली कम्स इन द कपलेट and usually summarizes the theme of the poem or introduces a fresh new look at the theme। तो विलियम शेक्सपियर की बात करें तो उनकी पोएम्स में, उनकी सोनेट्स में अक्सर ये देखते हैं कि जो वोल्टा है वो 9th लाइन में ना आकर के उसके लास्ट के कपलेट में आता है, और कपलेट में ही वो पोएम को समराइज करते हुए कंक्लूड कर देते हैं। तो विलियम शेक्सपियर की पोएम्स में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि 9th लाइन में, लेकिन सभी में ऐसा है ऐसा नहीं है। 9th लाइन में भी वोल्टा देखने को मिल सकता है और लास्ट के कपलेट में भी वोल्टा देखने को मिल सकता है। तो जब थीम में या मूड में पोइट के में कोई टर्न या चेंज देखने को मिलता है तो उसको हम वोल्टा बोलते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको। इंग्लिश सोनेट को इंग्लैंड में थॉमस विट लेके आए और इसको फिक्स राइम स्कीम दी इनके दोस्त सरे ने, और शेक्सपियरियन सोनेट को 3 स्टेंजाज में लिखते हैं। 3 स्टेंजा जो हैं वो हैं आपके 4-4 लाइन के, उसको क्वेट्रेन बोलते हैं। तो 3 क्वेट्रेन और लास्ट की 2 लाइन कपलेट के रूप में लिखी जाती है। इसकी राइम स्कीम AB CD CD EF और GG है, और इसका जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है, और इसमें जो वोल्टा है 9th लाइन में भी हो सकता है और लास्ट की कपलेट में भी हो सकता है। तो आप इंग्लिश सोनेट के बारे में और इटालियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट के बारे में समझ गए होंगे। अब सोनेट के कुछ और सब डिविजन्स हैं जो बाद में समय ने हमें देखने का मौका दिया, तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। स्पेंसरियन सोनेट और कर्टल सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट क्या है और कर्टल सोनेट क्या है, हम इस स्लाइड में इस चीज़ को देखेंगे। अब स्पेंसरियन सोनेट के बारे में आपको बता दूं कि एडमंड स्पेंसर एक पोइट थे, उन्होंने इंग्लिश सोनेट को सेम वही 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा और एक कपलेट में लिखा, उसके फॉर्मेट में चेंज नहीं किया, लेकिन स्पेंसर ने एक नई चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस की, वो थी राइम स्कीम। स्पेंसर ने क्या किया कि जो लास्ट लाइन है उस लाइन का जो स्टेंजा, आप इसको राइम स्कीम पहले एक बार देखिए आपके समझ में आएगा। स्पेंसर ने जो राइम स्कीम इंट्रोड्यूस की वो थी AB BC BC CD CD और EE। ये राइम स्कीम में अगर आपको कोई सोनेट मिलती है तो वो सोनेट है स्पेंसरियन सोनेट। इसमें क्या किया स्पेंसर ने कि जैसे शुरू की 4 लाइन खत्म हो गई तो B पे आके आपका स्टेंजा खत्म हो रहा है, राइम स्कीम B पे आ गई। अब जब दूसरा स्टेंजा शुरू हो रहा है तो उसमें भी पहली लाइन B से ही शुरू होगी। तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही है लाइन, जहाँ पे राइम ख़त्म हो रही है, उसी से उन्होंने अगले स्टेंजा की शुरुआत भी की। तो ये चीज़ स्पेंसर ने एक नई जोड़ी, और ये इस तरीके से ऐसा करने से हुआ क्या कि राइम स्कीम बदल गई पोएम की, और जो नई राइम स्कीम आई वो थी AB BC BC CD CD और EE। तो इस राइम स्कीम में जब हम कोई सोनेट को देखते हैं, वही 14 लाइन की सोनेट, तो उस सोनेट को हम स्पेंसरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। अब सोनेट का जो दूसरा एक प्रकार है वो है कर्टल सोनेट। कर्टल का मतलब होता है किसी चीज़ में कटौती कर देना या उसका छोटा रूप ले लेना। जो कर्टल वर्ड है एक आउटडेटेड वर्ड है, ऑब्सलीट वर्ड है, जो अभी यूज़ में नहीं हो रहा। इसकी जगह पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड है आपका शॉर्टन्ड, लेकिन फिर भी इसका नाम GM हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट दिया था। तो कर्टल सोनेट क्या है हम देख लेते हैं एक बार। कर्टल सोनेट इज अ कर्टेल्ड और कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट। जैसा कि मैंने कहा कि कर्टल सोनेट जो है वो एक छोटा रूप है, कर्टेल की हुई है, कटी हुई है, मतलब उसका संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, कॉन्ट्रैक्टेड रूप है। तो ऐसी सोनेट मतलब 14 लाइन्स एक सोनेट में होती है, लेकिन इस कर्टल सोनेट में 14 लाइन्स नहीं होती है, इसमें लाइन होती है 11,
और 11 में नहीं होती है। अगर देखा जाए तो 10 प्लस हाफ 10.5 लाइन होती है। 10.5 लाइन की ये पोएम होती है कर्टल सोनेट, जिसमें लास्ट की जो लाइन होती है वो एक टेल के रूप में होती है, वो आधी रहती है, इसलिए इसका नाम है कर्टल सोनेट। और इसका इंट्रोडक्शन किया था आपके पोइट, जाने माने पोइट जीएम हॉपकिंस ने। इन्होंने कुछ कर्टल सोनेट्स लिखी, जिनमें से जानी मानी पोएम है पाइड ब्यूटी और पीस। ये पाइड ब्यूटी और पीस जो है कर्टल सोनेट के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कर्टल सोनेट की लेंथ की बात करें तो ये 11 लाइन की पोएम है, या फिर सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ 10.5 लाइन की ये पोएम है। इसकी राइम स्कीम है ए बी सी ए बी सी डी सी बी डी सी, ए बी सी डी सी बी डी सी, या फिर ए बी सी डी सी। इनमें से कोई भी एक राइम स्कीम हो सकती है। कहने का मतलब शुरू की 6 लाइन तो सेम पैटर्न को फॉलो करेगी, लास्ट की 5 लाइन्स में राइम स्कीम 2 तरीके से कोई एक तरीका फॉलो करेगी। इसके बारे में विशेष आप नोट दिमाग में रखें, ख्याल रखें कि इसकी जो लास्ट लाइन है वो एक टेल है और वो हाफ लाइन होती है, पूरी लाइन नहीं है, वो आधी लाइन है। इसलिए 11 ना होने के बजाय 10.5 लाइन की पोएम ही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंग्लिश सोनेट के 4 रूप हमने देखे। एक है आपकी इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट, जिसमें पोएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ऑक्टेव और दूसरा पार्ट आपका सेस्टेट। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो पोएम है वो है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। उसमें पोएम को 3 स्टेंजा 4-4 लाइन के, जिनको क्वेट्रेन बोलते हैं, और लास्ट में एक कपलेट होता है। इसमें राइम स्कीम चेंज हो जाती है, उससे मिल्टोनिक सोनेट से राइम स्कीम इसकी यहाँ पे बदल जाती है। उसके बाद तीसरी टाइप की जो सोनेट है वो स्पेंसरियन सोनेट, वो भी इंग्लिश सोनेट ही है, बट यहाँ पे स्पेंसर ने इसकी राइम स्कीम चेंज कर दी। और स्पेंसर ने जब नई राइम स्कीम इंट्रोड्यूस की तो इस प्रकार के सोनेट को उसके नाम से, एडमंड स्पेंसर के नाम से ही जाना जाने लगा, और इसका नाम हो गया स्पेंसरियन सोनेट। उसके बाद जीएम हॉपकिंस, एक दूसरे कवि, उन्होंने इस सोनेट की 14 पंक्तियों को काट करके 10.5 ही रख दिया, इसलिए उसका नाम कर्टल सोनेट हुआ। उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी, जिनमें से पाइड ब्यूटी और पीस कुछ जानी मानी कर्टल सोनेट्स हैं। तो इस तरीके से सोनेट के 4 रूप आपने देखे, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट और कर्टल सोनेट। और आप ये चारों रूपों के बारे में, सोनेट के चारों प्रकार आपने ठीक से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानी, लघु कथा, लघु कहानी, छोटी कहानी। डेफिनेशन: ए शॉर्ट स्टोरी is a piece of prose fiction that typically can be read in one sitting and focuses on a self-contained incident or series of linked incidents with the intent of evoking a single effect or mood. शॉर्ट स्टोरी एक प्रोज का ऐसा फिक्शन है, एक प्रोज ऐसा एक छोटा रूप है, प्रोज फिक्शन का एक छोटा रूप है, जिसको हम अक्सर एक बार में बैठ करके पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई एक घटना या एक थीम को लेकर के ये लिखी जाने वाली या बोली जाने वाली कहानी होती है, जिसमें सिंगल मूड और सिंगल इफेक्ट के इंटेंट के साथ में हम इसको बोलते या लिखते हैं। मतलब छोटी छोटी कहानियाँ हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो सब छोटी कहानियों के उदाहरण हैं। जैसे शेर और चूहा, कछुआ और खरगोश, ये सब छोटी कहानियों के उदाहरण हैं। इसकी लेंथ कोई फिक्स नहीं है, फिर भी एडगर एलन पो ने सजेस्ट किया है कि शॉर्ट स्टोरी की लेंथ 1600 से 20,000 शब्दों के बीच में होनी चाहिए, और इस प्रकार की शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने में 30 मिनट से 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मतलब शॉर्ट स्टोरी इतनी बड़ी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगे, इससे 2 घंटे से ज़्यादा समय में इसको पढ़ने में नहीं लगनी चाहिए। ऐसा एडगर एलन पो, जो एक राइटर है, इंग्लिश पोइट है, इंग्लिश अमेरिकन पोइट है, अमेरिका के पोइट है ये, इन्होंने इसको ऐसा जस्टिफिकेशन दिया कि इसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए। जहाँ तक इसके सब्जेक्ट की बात है तो शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली फोकस ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट और थीम। एक ही सब्जेक्ट या एक ही थीम पे बेस इनका रहता है, एक ही थीम पे बेस्ड ये कहानियाँ होती हैं।
तो इसका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट और थीम सिंगल होगा। कैरेक्टर्स भी इसमें लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए, इसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है वो है इन मीडियास रेस। इन मीडियास रेस ये एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब है कि ये हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही है लोगों के बीच में, और उन बातों के बीच में अगर हम कोई कहानी बोलने लग जाते हैं तो वो शॉर्ट स्टोरी होती है। मतलब हम अक्सर देखते नहीं कि लोग आपस में बातें करते रहते हैं, किसी चीज़ को समझाने के लिए कोई कहानी सुना करके उस चीज़ को समझाते हैं। तो कहानी का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बातों ही बातों में बीच में कभी भी सुनाई जा सकती है। ये अवसर के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार कभी भी कही या लिखी या सुनाई जा सकती है। एब्रप्टली इसकी शुरुआत हो सकती है, अचानक इसकी शुरुआत हो सकती है बिना किसी प्रायर नोटिस के। इसके अच्छे एग्जांपल्स हम देखें तो एनेक्डोट्स और फेबल्स और फेरी टेल्स, ये सब जो हैं ये शॉर्ट स्टोरी के एग्जांपल्स हैं। पंचतंत्रा में हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, ऐसा फेबल्स में हम छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते हैं, ये सभी शॉर्ट स्टोरी के एग्जांपल्स हैं। तो हमने देखा कि शॉर्ट स्टोरी इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, इसका सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट पे होती है, कैरेक्टर्स की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, और ये कहानी के ये शॉर्ट स्टोरी बातों के बीच बीच में कभी भी सुनाई जा सकती है। इसकी स्टार्टिंग एब्रप्टली हो सकती है, अचानक हो सकती है। इसको बोलने के लिए, कहने के लिए कोई प्रायर नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है। ये इन मीडियास रेस इसकी क्वालिटी होती है। और बहुत सारी कहानियाँ हम पंचतंत्र में और ऐसे फेबल्स में देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से शॉर्ट स्टोरी बहुत ही आसान है समझने के लिए। बचपन से हम शॉर्ट स्टोरी सुनते आए हैं, लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो शॉर्ट स्टोरी क्या है आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें होना चाहिए। द शॉर्ट स्टोरी डिफर्स फ्रॉम द एनेक्डोट द अनएलोबरेटेड नरेशन ऑफ ए सिंगल इंसिडेंट। मतलब इसमें एक जो सिंगल इंसिडेंट होती है, एक घटना होती है, तो उस घटना का बहुत ज़्यादा एलोबरेशन नहीं रहता, बड़ा विश्लेषण नहीं रहता है इसमें, जैसा कि एनेक्डोट्स में होता है। इन दैट लाइक द नॉवल it organizes the action, thought and dialogue of its character into the artful pattern of plot directed toward particular effects on an audience। इसमें क्या होता है कि जो प्लॉट है या जो कैरेक्टर्स हैं या जो डायलॉग है वो मैनेज्ड रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है या एक ही डायलॉग को बहुत लंबा खींचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके एक्शन को, थॉट को और डायलॉग को एक प्रॉपर वे में मैनेज करके ही प्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीज़ शॉर्ट स्टोरी में होती है, जबकि नॉवल में ऐसा नहीं होता। नॉवल और ड्रामा में इसके अपोजिट होता है। इसमें एक्शन, थॉट और डायलॉग मैनेज्ड रहते हैं, उनमें मैनेज्ड नहीं रहते। एंड एज इन नॉवल द प्लॉट फॉर्म में बी कॉमिक, ट्रेजिक और रोमांटिक और सैटारिक। द स्टोरी इज प्रेजेंटेड टू अस फ्रॉम वन ऑफ मैनी अवेलेबल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड इट मे बी रिटन इन द मोड ऑफ फैंटेसी, रियलिज्म और नेचुरलिज्म। अब नॉवल में और ड्रामा में हम क्या देखते हैं कि वो कॉमेडी भी हो सकती है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, या फिर रोमांटिक भी हो सकता है, या फिर सैटारिक फॉर्म में भी हो सकता है। या कई बार हम देखते हैं कि एक ही ड्रामा उसमें कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी है, जिसको हम ट्रेजी कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं। या फिर उसमें सैटायरिज्म भी है और वो रोमांटिक भी है टोन में। तो इस प्रकार की चीज़ें एक ही नॉवल में, एक ही ड्रामा में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टोरी में ऐसा नहीं होता, और हमें कोई एक मूड लेकर के चलना रहता है, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टोरी को शुरू करते हैं और उसी मूड और उसी चीज़ के साथ में हम उसको ख़त्म भी करते हैं। स्टोरी अक्सर एक फैंटेसी होती है, काल्पनिक होती है, कभी कभी ये सच्ची घटनाओं पर आधारित भी हो सकती है, और नेचुरलिज्म भी इसमें हो सकता है। ठीक है, स्वाभाविकता भी इसमें हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है नॉवल और ड्रामा से डिफरेंट है। द स्टोरी डिफर्स फ्रॉम द नॉवल इन द डायमेंशन। हमें अरस्तु ने कहा है कि जो एक बड़ा डिफरेंस जो शॉर्ट स्टोरी और जो नॉवल में है वो इनके मैग्नीट्यूड का भी है, इसके डायमेंशन का भी है। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो शॉर्ट स्टोरी का छोटा होगा, नॉवल का बड़ा होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा शॉर्ट स्टोरी का वो इतना सीरियस नहीं होगा जितना कि किसी ड्रामा या नॉवेल का होगा, और ये सिंगल मूड को लेकर के बोली जाएगी या लिखी जाएगी। तो शॉर्ट स्टोरी की ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं ड्रामा की।
ड्रामा इज अ मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग। डायलॉग के माध्यम से जब हम कोई फिक्शनल चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ड्रामा है। हम इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं फिल्मों में, तो फिल्में भी ड्रामा का ही रूप है। वहाँ पे एक्टर्स होते हैं, वो किसी न किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं और कहानी आगे बढ़ती है, तो वो ड्रामा है। इट इज़ वन ऑफ द लिटरेरी जॉनर विच इज़ एन इमिटेशन ऑफ सम एक्शन। ये किसी न किसी एक्शन का इमिटेशन है, नकल है। ड्रामा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अ प्ले रिटन फॉर थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो एंड फिल्म। जैसा कि मैंने आपको कहा, ड्रामा फिल्मों के लिए, टेलीविज़न के लिए, थिएटर के लिए लिखा जाने वाला एक प्रकार का प्ले है, एक प्रकार का नाटक है, जिसकी स्टोरी पहले में निर्धारित रहती है। एक्टर्स आते हैं, कलाकार आते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के प्रकार की बात हम करें तो सबसे पहला है कॉमेडी। आप कॉमेडी फिल्में देखते हैं, वो कॉमेडी है जिसमें कि जो कंक्लूजन होता है, जो एंडिंग होती है, वो हैप्पी होती है। कॉमेडी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉमेडी में जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में लास्ट में मिल जाते हैं, हैप्पीली मिलते हैं और खुशी खुशी उसका अंत होता है। ट्रेजेडी इससे अलग है। दूसरे प्रकार का जो ड्रामा का टाइप है वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में क्या होता है, इसकी थीम में जो एक्टर, जो कैरेक्टर रहते हैं वो स्टोरी में दुख और पीड़ाओं और स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ते हैं और लास्ट में भी वो मर जाते हैं। उसकी डेथ, ट्रेजिक डेथ होती है। उसको कुछ उसके कैरेक्टर में बहुत अच्छाइयाँ होती है, बहुत हाई कैरेक्टर होता है, लेकिन उस कैरेक्टर में कोई ना कोई एक कमी रहती है, फ्लॉ रहता है, जिसकी वजह से वो उससे एक छोटी सी गलती होती है और उस गलती के चलते पूरी स्टोरी में वो दुख भोगता रहता है और लास्ट में भी उसका अंत बड़ा बुरा होता है। तो ऐसी जो स्टोरी होती है उसको हम ट्रेजेडी बोलते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है फार्स। फार्स जो है वो नॉन सेंसिकल है, उसमें मतलब नॉन सेंस बातें होती है। ड्रामा मतलब जिसमें, ऐसा ड्रामा जिसमें कोई खास सेंस नहीं, वो एक तरह से आपके एंटरटेनमेंट के लिए वो किया जाता है। चौथा है मेलो ड्रामा। इट इज़ एन एग्जेगरेटेड ड्रामा विच इज़ सेंसेशनल एंड अपील्स डायरेक्टली टू द सेंसेस ऑफ द ऑडियंस। मेलो ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जो हमारे सेंस, हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको डायरेक्टली अपील करता है, हमारे हार्ट को टच करता है और ऑडियंस उसको फील करते हैं। जो कैरेक्टर का जो दर्द है उसको ऑडियंस फील करने लगते हैं। दर्द होगा या जो भी दुख होगा उसकी फीलिंग्स को ऑडियंस जब फील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेलो ड्रामा। और नेक्स्ट जो प्रकार का ड्रामा है वो म्यूजिकल ड्रामा। म्यूजिकल ड्रामा में ड्रामेटिस्ट नॉट ओनली टेल their stories through acting and dialogue but through dance as well as music। म्यूजिकल ड्रामा में एक्टिंग के साथ साथ में आपको म्यूजिक और गाने के थ्रू और डांस के थ्रू भी वो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार का जो ड्रामा होता है वो म्यूजिकल ड्रामा होता है। एक बार फिर से आप देख लें, कॉमेडी का जो टोन है वो बड़ा लाइट होता है, एक लाइटर टोन में ये बोली जाती है और उसकी एंडिंग बड़ी हैप्पी होती है और इसकी कहानी के बीच बीच में हम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जोक सुनते हैं, सुनाते हैं। कैरेक्टर्स कभी कभी जोक के माध्यम से बहुत ही बुद्धिमत्ता की बातें भी कह जाते हैं। ट्रेजेडी में जो थीम है उसमें जो डिजास्टर, पेन और डेथ ये सब होती है और जो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसमें एक ट्रेजिक फ्लो होता है। उसमें कोई एक, उसके कैरेक्टर में कोई ना कोई एक कमी होती है जिसके चलते उससे कोई गलती होती है और उस गलती की वजह से वो पूरी स्टोरी में परेशान रहता है और अंत में उसका अंत भी बुरा होता है, ट्रेजिक डेथ होती है उसकी। तो ऐसी कहानी को हम ट्रेजेडी बोलते हैं। फार्स जो कि नॉन सेंस ड्रामा होता है जिसमें कोई सेंसिबल बातें नहीं होती हैं, इस प्रकार का ड्रामा, नॉन सेंस ड्रामा जो ह्यूमर मजाक के लिए किया जाता है उसको हम फार्स बोलते हैं। फिर मेलो ड्रामा जिसमें जो ऑडियंस हैं कैरेक्टर की फीलिंग्स को फील कर सके, सेंस कर सके, उसको मेलो ड्रामा बोलते हैं। म्यूजिकल ड्रामा में कहानी म्यूजिक और डांस के साथ भी आगे बढ़ती है, जिसमें कैरेक्टर जो है अपने गाने के माध्यम से या डांस के माध्यम से ऑडियंस को कहानी के बारे में बताता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से ड्रामा के भी विभिन्न प्रकार हैं जो हमने इस स्लाइड में देखा। अब 2015 में भी इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनको यहाँ पे मैंने लिया है, उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। एलिजी क्या है? प्रेज ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर, किसी नेता की प्रशंसा नहीं।
लेमेंटिंग द डेथ ऑफ अ डियर वन, बिल्कुल सही। किसी अपने प्यारे व्यक्ति की जीवन में, प्यारे व्यक्ति के मृत्यु के ऊपर गाई जाने वाली या बोली जाने वाली कविता है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सोनेट इज, सोनेट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? बायोग्राफी नहीं, करेज नहीं, रिवेंज नहीं, लव। प्यार के ऊपर ज़्यादातर सोनेट्स लिखी गई हैं, लेकिन मिल्टन एक ऐसे पोएट है जिन्होंने पर्सनल लाइफ पे भी सोनेट लिखी है। जैसे मिल्टन ने एक कविता लिखी है ऑन इज ब्लाइंडनेस, तो उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस पे, अपने अंधेपन पर एक कविता लिखी, तो पर्सनल लाइफ के ऊपर भी मिल्टन ने पोइट्री लिखी है। बट सोनेट के ज़्यादातर जो पोएम्स है, सोनेट हैं, वो लव पे, इसकी थीम पे ही बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा डिफर्स फ्रॉम पोएट्री एज, ड्रामा और पोएट्री में क्या अंतर है? तो ड्रामा किस तरीके से अलग है? इट हैज़ मेटाफर, नो। इट हैज़ एक्शन, यस। ड्रामा में एक्शन होता है, कैरेक्टर्स आते हैं, अपने अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन पोएम में ऐसा नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन, द ड्रामेटिक मोनोलॉग ए टेक्निक ऑफ ड्रामा इज, ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब ड्रामा में जब कोई कैरेक्टर खुद ही खुद से बातें करता है, वो एक्चुअली बातें इसलिए करता है कि वो कहानी की कुछ ऐसी चीज़ें जो वो ऑडियंस को बताना चाहता है कि ऑडियंस समझ जाए कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो इस तरह का जो टाइप होता है उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। तो ये ड्रामा का एक फीचर है, तो ये चीज़ ड्रामा में हमें देखने को मिलती है, और ये ऑडियंस के लिए होता है, ऑडियंस को बताने के लिए कि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है। और वो क्या करता है, आता है स्टेज पे, आकर के खुद ही खुद से बातें करता है, और वो कोई बात, सीक्रेट बात बोलता है। तो कैरेक्टर जब ऐसे करता है तो उस चीज़ को ऑडियंस सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, तो उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो टाइप है, जो कैरेक्टर है, वो ड्रामा में होता है, और उसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनो यानी सिंगल, लॉग मीन्स डायलॉग, जब आदमी खुद ही खुद से बात करता है तो दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो डायलॉग विद सेल्फ, ये इसके कैरेक्टर हो गया। इट इज़ फॉर द ऑडियंस, ये ऑडियंस के लिए है, बिल्कुल सही बात है। इट एक्सप्रेसेज माइंड एंड इंटरमोस्ट फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर को अपने मन की कोई बात बोलता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, मीन्स चारों ऑप्शन, तीनों जो ऑल ऑफ द अबव, तीनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश सोनेट हैज़, इंग्लिश सोनेट में क्या है? 3 क्वेट्रेन एंड कपलेट, बिल्कुल सही बात है। 3 क्वेट्रेन और एक कपलेट है। 3 क्वेट्रेन में 12 लाइन हो गई, और लास्ट की 2 लाइन कपलेट के रूप में, टोटल लाइन्स हो गई 14। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। लास्ट क्वेश्चन, द एलिजी इज ए मॉर्निंग और लेमेंटेशन पोएम, मॉर्न मतलब भी रोना होता है, दुख व्यक्त करना होता है। तो एलिजी क्या है? एलिजी है एक दुख व्यक्त करने वाली कविता, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम, ये एक औपचारिक कविता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ जज्ड बाय इट्स थीम, इसको हम इसकी थीम से पहचानते हैं कि इसमें क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। इसके मीटर और स्टेंजा इसके क्लासिफिकेशन में कोई काम नहीं आते हैं, जैसा कि सोनेट में आते हैं। सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, राइम स्कीम फिक्स होती है, तो वहाँ पे हम उसके मीटर और स्टेंजा फॉर्म से समझते हैं कि ये सोनेट है। लेकिन एलिजी में ऐसा नहीं होता। एलिजी को समझने के लिए हमें उसको सब्जेक्ट मैटर को समझना होगा, उसके थीम को समझना होगा। तो इस तरीके से एलिजी की ये तीनों क्वालिटीज़ हैं कि ये एक मॉर्निंग और लेमेंटेशन पोएम है, ये फॉर्मल और सस्टेन्ड फॉर्म में आती है, और इसकी थीम और सब्जेक्ट मैटर से हम इसको समझते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव, तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमको आंसर्स लिखने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने समय निकाल के ये वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, चीज़ें समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे बड़ी आसान और सिंपल तरीके से अंग्रेजी सीखें। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं सुरेंद्र आपसे विदा लेता हूं। अगली बार नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।